हे एवरीवन, नाइन्थ के स्टूडेंट्स जो अभी 10th में जाने वाले हैं या जा चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, आप सभी के लिए साइंस 1 का तो मैंने बेसिक कंसेप्ट्स बना दिया था, जिसमें केमिस्ट्री के काफी सारे बेसिक्स हमने देखे। यहां पर साइंस 2 का बेसिक कंसेप्ट आपके लिए लेकर आ रहा हूं। जो पहला चैप्टर आप पढ़ोगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर पढ़ोगे लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। तो ये पहले 3 चैप्टर में आपको काफी सारे बेसिक्स 9th स्टैंडर्ड के लगने वाले हैं। वही सारी चीजें यहां पे कवर करेंगे। फटाफट वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन। देखिए, इस स्ट्रक्चर को, इस मॉलिक्यूल को क्या आप जानते हो, पहचानते हो? यस, दिस इज नथिंग बट योर डीएनए। कमेंट में इसका फुल फॉर्म लिखना। बच्चों, आपको आता होगा तो जरूर लिखना, अलोंग विथ योर नेम। आपका नाम भी लिखना और इसका फुल फॉर्म भी लिख देना। डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये आपके सेल के, आपका पूरा शरीर सेल्स से बना हुआ है। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में ये डीएनए प्रेजेंट होता है। लेकिन इस डीएनए को, इतना लंबा डीएनए है धागे के जैसा, इसको थोड़ा थोड़ा हमें लपेट के, पैक करके, कंडेंस करके रखना पड़ता है न्यूक्लियस के अंदर। तो ध्यान से सुनना, डीएनए को लपेटा जाता है, कंडेंस किया जाता है। यहां पर आपको ये गोले गोले दिखाई दे रहे हैं, इनको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। थोड़ा सा एडवांस्ड बेसिक्स है, डोंट वरी, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। हिस्टोन प्रोटीन आपको दिख रहे हैं गोले गोले, उसके ऊपर डीएनए को लपेटा, बराबर। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। अब ध्यान से सुनना, इस न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने हिस्टोन प्रोटीन हैं? 1 2 3 4, 4 दिख रहा है, पीछे 5 6, और वैसे ही नीचे 7 8, 8 होंगे टोटल। 8 हिस्टोन प्रोटीन से एक न्यूक्लियोसोम बनता है। ठीक है बेटा, चलो थोड़ा थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन देते जाऊंगा, एकदम डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। न्यूक्लियोसोम बनता है, फिर ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम इकट्ठा होकर, कंडेंस होकर एक मोटा वाला धागा बनेगा। इमेजिन करो, डीएनए पतला धागा है एंड हमने न्यूक्लियोसोम्स को लपेट के एक मोटा धागा बनाया। इस धागे को कहेंगे क्रोमैटिन फाइबर, या फिर क्रोमैटिन मटेरियल भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब इस क्रोमैटिन फाइबर को और लपेटा जाएगा, कंडेंस किया जाएगा, एंड तब जाके बनता है क्रोमोसोम। तो डीएनए से क्रोमोसोम की जो जर्नी है, क्या वो आपको समझ में आई? आई होप एकदम क्लियरली आपको मैंने सब कुछ बताया। अब देखिए, यहां पे आ जाओ। घर पे मम्मी सिलाई वगैरह करती है, चड्डी फट गया, सिलाई करना पड़ता है, तो धागा, सुई धागा रखते हैं। तो इमेजिन करो, ये जो धागा है, इसके अंदर आपको पतले पतले धागे दिख रहे हैं, ये वाले पतले 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 धागे। मान लो ये डीएनए है, एकदम पतले धागे, और उन पतले पतले धागों से हमने ये मोटा धागा बनाया। इस मोटे धागे को मैं क्रोमैटिन कहूंगा, और इस धागे को लपेट के जो धागे की रील बनती है, इसको कहेंगे क्रोमोसोम। एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए से कैसे बनता है। अब देखो, मैं एक ह्यूमन सेल लेता हूं, ठीक है, 1 ह्यूमन सेल। इसके अंदर आपको ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। चलो, उस डीएनए को हमने निकाला और ऐसे करके देखा। तो एक सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो कितना लंबा होता है? करीब करीब 2 मीटर लंबा होता है, एक सेल के अंदर का। ठीक है, पूरे शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, एक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, उसको अगर खींचेंगे तो वो 2 मीटर लंबा होता है। अच्छा, डीएनए क्या करता है? हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, बराबर। जैसे मेरी हाइट है, मेरे बालों का कलर है, बालों का टेक्सचर है, आंखों का कलर है, स्किन का कलर है, ये सारी चीजें, सारे कैरेक्टर्स आपके शरीर के, नाक का शेप कैसा रहेगा, कान कैसा रहेगा, फेस का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो ये सारे कैरेक्टर्स कौन कंट्रोल करता है? डीएनए कंट्रोल करता है, बराबर। लेकिन पूरा डीएनए काम नहीं करता। डीएनए के ऊपर छोटे छोटे ऐसे टुकड़े होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं जीन, और ये जीन्स आपके कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जीन की अगर आपको एक सिंपल डेफिनेशन कही जाए, तो इसको आप बोलोगे फंक्शनल, ध्यान से सुनना, फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। मतलब डीएनए के वो टुकड़े जो एक्चुअली में काम करते हैं, आपके कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो मान लो ये जीन आपके हाइट को कंट्रोल करता है। ठीक है, एग्जाम्पल, हाइट के
कैरेक्टर का ये जीन है यहाँ पे। तो उसी तरीके से एक और जीन है, मान लो ये स्किन कलर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। वैसे एक और जीन होगा, ये आपके हेयर कलर को कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरीके से छोटे 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 जीन्स आपके डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और ये जीन आपके कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल एकदम क्लियरली समझ में आ गया। अब क्रोमोसोम का बेसिक स्ट्रक्चर 9th में हमने पढ़ा है, उसी तरीके से आगे भी अपने को लगने वाला है। अब इस क्रोमोसोम में बीच में जो थोड़ा दबा हुआ हिस्सा आपको दिखता है उसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा बीच में हो, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। एंड सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है, ये जो दबा हुआ हिस्सा है, कंस्ट्रिक्टेड रीजन, यहां पे लिख दूं मैं, कंस्ट्रिक्टेड रीजन। कंस्ट्रिक्टेड मतलब थोड़ा सा दबा हुआ। इस सेंट्रोमियर के पोजीशन के हिसाब से अलग अलग टाइप्स के क्रोमोसोम होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टिलोसेंट्रिक, आपने सुना हुआ है, ठीक है। चलो, तो ये सेंट्रोमियर हो गया, कंस्ट्रिक्टेड रीजन। फिर जो शॉर्ट आर्म होगा उसको पी आर्म कहा जाता है, पी क्यू बोलते हैं, ध्यान से सुनना। पहले तो यहां लिख दूं, ये हो गया आपका शॉर्ट आर्म, उसको पी आर्म बोलते हैं। पी स्टैंड्स फॉर पेटीट। अब ये पेटीट मतलब क्या? शॉर्ट। इट इज अ फ्रेंच वर्ड, ठीक है, एक फ्रेंच वर्ड है पेटीट। पेटीट मतलब क्या? शॉर्ट। तो शॉर्ट आर्म को पी आर्म कहा जाता है, एंड जो लॉन्ग आर्म है उसको क्या कहेंगे? क्यू आर्म, लॉन्ग आर्म, ठीक है। तो क्यू क्यू कहते हैं बिकॉज पी के बाद अपना जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें पी के बाद क्या आता है? क्यू आता है, पी क्यू। तो पी मतलब शॉर्ट है, तो क्यू मतलब लॉन्ग है, ठीक है। क्यू का कोई फुल फॉर्म नहीं है। एंड ये नीचे क्या रहेगा? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन किस चीज से बनता है? डीएनए से बनता है। चलो, तो बेसिक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अपने को समझ में आ गया। अच्छा, दूसरी बात, ये क्रोमोसोम्स जो हम देखते हैं, दे आर प्रेजेंट इन पेयर, जोड़ी जोड़ी में आते हैं। ध्यान से सुनना, आपके शरीर के हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए है। मतलब हर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम बनते होंगे, यस। अब ध्यान से सुनना, हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अपने शरीर के हर एक सेल में, ह्यूमंस की बात कर रहा हूं, अलग अलग स्पीशीज में ये नंबर अलग रहेगा। बटाटे के अंदर अलग रहेगा, ग्रास हॉपर के अंदर अलग है, फ्रॉग के अंदर अलग है, लॉबस्टर के अंदर अलग है, कुत्ते में, बिल्ली में, गधे में, घोड़े में, सब में ये क्रोमोसोम का नंबर अलग अलग होता है। इंसान की बात करें तो हमारे पास होते हैं 46 क्रोमोसोम हर एक सेल के अंदर, हर एक सेल के अंदर, ठीक है। क्रोमोसोम जोड़ी जोड़ी में आते हैं। तो 46 का अगर मैं जोड़ी जोड़ी बनाऊं तो 23 पेयर्स बनती हैं। देखो, ह्यूमन क्रोमोसोम्स की बात कर रहा हूं, कितनी पेयर्स बनती हैं? 23 पेयर्स बनती हैं। आपने 9th में पढ़ा हुआ है। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसमें से जो 22 पेयर्स हैं उनको हम ऑटोजोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोजोम्स। ये आपके कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, ऑटोजोम्स। और जो 1 पेयर है, 23rd पेयर है, उसको हम एलोजोम्स कहते हैं, एलोजोम्स। या फिर उसको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाएगा। सेक्स क्रोमोसोम क्या करेगा? आपके जेंडर को कंट्रोल करेगा। लड़का होगा या लड़की, ये कौन कंट्रोल करता है? एलोजोम्स या फिर सेक्स क्रोमोसोम। अब अगर एक्स वाई तो बॉय बनेगा, मतलब एलोजोम्स की बात कर रहा हूं। एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है, बराबर। एक्स वाई साथ में आते हैं तो लड़का बनता है, और अगर दोनों एक्स साथ में आते हैं तो लड़की बनेगी, मतलब गर्ल बनेगी। समझ में आ रही है बात? और ये बात भी याद रखना, एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है साइज में और वाई क्रोमोसोम छोटा होता है। अब यहां पे आप देख सकते हो जो 23rd पेयर है, दिख रही है आपको? उसमें एक क्रोमोसोम बड़ा है, ये कौन सा है? ये एक्स क्रोमोसोम है। और एक छोटा है, ये कौन है? ये वाई क्रोमोसोम है। तो ये जो क्रोमोसोम्स आपको दिख रहे हैं, ये किसके हैं? ये लड़के के हैं। और अगर दोनों क्रोमोसोम की साइज सेम होगी, मतलब दोनों अगर ऐसे होंगे एक्स एक्स, तो वो लड़की होगी। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अच्छा, एक और चीज, छोटी चीज ऐड करूंगा यहां पे, ध्यान से सुनना। तो अगर मैं, ध्यान से सुनो, बॉय के क्रोमोसोम लिख रहा हूं तो मैं उसको कैसे लिखूंगा? 44 प्लस एक्स वाई। उसमें 44 क्या है? ऑटोजोम्स। 22 पेयर्स मतलब टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए? 44 हो गए ना। तो 44 प्लस एक्स वाई, ये लड़के के क्रोमोसोम हो गए। और वही गर्ल की बात करूं तो हम उसको कैसे लिखते हैं? 44 क्या है? ऑटोजोम्स हैं, 22 पेयर्स प्लस एक्स एक्स।
समझ में आ गया किस तरीके से क्रोमोसोम्स को लिखा जा रहा है यहाँ पे बॉय का और गर्ल का, एकदम क्लियर है। अब क्रोमोसोम जोड़ी में क्यों आते हैं, मैंने आपको बताया क्रोमोसोम पैर में आते हैं, लेकिन क्यों आते हैं? तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हाउ मेनी पेरेंट्स आर देयर? 2 पेरेंट्स, पप्पा और मम्मा, बराबर है, मेल एंड फीमेल, ये पप्पा ये मम्मा। अब ये दोनों अपने शरीर में कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स बनाते हैं जिनको हम कहते हैं गैमीट्स। क्या बोलते हैं? गैमीट्स। और ये गैमीट्स क्या होते हैं बेसिकली? इनको रिप्रोडक्टिव सेल्स बोल सकते हो या फिर इनको आप सेक्स सेल्स भी बोल सकते हो। अब पापा के बॉडी में बनता है स्पर्म, ध्यान से सुनना, और मम्मी के बॉडी में बनता है एग। तो ये क्या है? गैमीट्स हैं। स्पर्म इज मेल गैमीट, एग इज फीमेल गैमीट, एकदम क्लियर बात है। स्पर्म के अंदर ध्यान से सुनना 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं और एग के अंदर भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। मेरे शरीर के जो सेल्स हैं उनके अंदर 46 है, लेकिन जो स्पर्म बनता है, मेरे अंदर भी स्पर्म बनता है, उसके अंदर कितने होते हैं? 23 क्रोमोसोम होते हैं। और फीमेल के भी एग में कितने होते हैं? 23 क्रोमोसोम होते हैं। फिर इन दोनों के फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? स्पर्म और एग आपस में जुड़ जाते हैं और एक नया सेल बनता है जिसको हम कहते हैं जाइगोट, ठीक है। और इस जाइगोट में फिर से कितने क्रोमोसोम आ जाएंगे? 46 आ जाएंगे। जाइगोट से बच्चा बनता है, ठीक है, तो बच्चे में कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम आ जाएंगे। 23 पप्पा से आते हैं, 23 मम्मी से आते हैं। एकदम क्लियर बात समझ में आ गई आपको? अब ध्यान से सुनो, ये देखो, ये स्पर्म और ये किसके क्रोमोसोम है? पप्पा के क्रोमोसोम, ठीक है। स्पर्म के अंदर के पप्पा के क्रोमोसोम, और चलो ये आ गया एग। एग के अंदर जो क्रोमोसोम है ये किसके हैं? मम्मा के हैं। मामा नहीं है वो, मम्मा, ठीक है। पप्पा के क्रोमोसोम, मम्मा के क्रोमोसोम, ठीक है। तो जब स्पर्म और एग आपस में जुड़ जाएंगे, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बाय द वे बता देता हूं आपको, फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म और एग आपस में फ्यूज हो जाते हैं, यूनियन हो जाता है, इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बनता है। तो पापा के और मम्मी के क्रोमोसोम आपस में जोड़ी बनाते हैं। तो जो पैर होती है, ध्यान से सुनना, जो पैर होती है उसमें एक क्रोमोसोम पापा का है और एक क्रोमोसोम मम्मी का होता है। बात समझ में आ गई? एक क्रोमोसोम पापा का होता है और एक मम्मी का होता है पेयर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर। समझ में आ गया एकदम क्लियरली? अच्छा, थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन और एक बार, स्पर्म है, स्पर्म के अंदर पापा के क्रोमोसोम है, इसको हम कहेंगे वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। ध्यान से सुनना, नया कंसेप्ट है, एंड जो जो चीजें मैं अभी बता रहा हूं ना, सारी चीजों का आपको एंड में समरी दे दूंगा। एंड अगर आप नोट डाउन भी करते जाओगे ना, ये सब कुछ साथ साथ में नोट्स बनाते जाओगे, तो बहुत बढ़िया आपका बेसिक्स, जेनेटिक्स का जो बेसिक्स होता है वो यहां पे एकदम जबरदस्त क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्पर्म के अंदर जो क्रोमोसोम है उनको हम कहेंगे वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, पापा का सेट। किसका सेट? पापा का सेट है, ठीक है। इसको हम हैप्लॉइड कंडीशन कहते हैं। जब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है उसको हैप्लॉइड कंडीशन कहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एन। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, एग के अंदर भी वन सेट है। किसका सेट है? मम्मी का सेट। वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, मम्मी का सेट, इसको भी हैप्लॉइड कंडीशन कहेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय एन। फिर जब इनका फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट में पापा का और मम्मी का सेट साथ में आ गया, मतलब यहां पे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गए, पापा का सेट और मम्मी का सेट आपस में साथ में आ गया, जोड़ी बन गई, क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो गई, यस और नो। तो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम कहेंगे, इस कंडीशन को डिप्लॉयड कंडीशन कहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय 2n। तो कोई भी आपको पूछे, डेफिनेशन लिख लेना, हैप्लॉइड का मतलब क्या है? वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, एंड उसको रिप्रेजेंट करते हैं n से, बराबर है। और डिप्लॉयड का मतलब है 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम रिप्रेजेंटेड बाय 2n। समझ में आया एकदम क्लियरली? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे जाके जब माइटोसिस पढ़ोगे, मियोसिस पढ़ोगे, सेल डिवीजन पढ़ोगे, सारे कंसेप्ट आपको दिमाग में चमकने वाले हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब थोड़ी आगे बढ़ के और बातें करेंगे। क्रोमोसोम कब दिखते हैं? ये जो प्रॉपर आपको क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है ना, ये देखो, ये ऐसा क्रोमोसोम दिख रहा है, ऐसा क्रोमोसोम दिख रहा है, ऐसा 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 ऐसा। तो ये सारे क्रोमोसोम्स हमें क्लियरली कब दिखते हैं? जब सेल डिवीजन हो रहा होता है। जब सेल डिवीजन होता है तब क्रोमोसोम क्लियरली दिखते हैं, अदरवाइज जब डिवीजन नहीं हो रहा, आपको क्या दिखेगा? क्रोमैटिन मटेरियल दिखेगा। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे?
क्रोमैटिन मटेरियल दिखता है आपको, लेकिन जब सेल डिवीजन होगा तब आपको क्रोमोसोम क्लियरली दिखाई देते हैं। चलो इस तरीके से अब देखो भाई, आपको सारे कंसेप्ट पूरे 10th स्टैंडर्ड के एकदम डिटेल में पढ़ने हैं महाराष्ट्र के बेस्ट टीम से, तो ये आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। यहां पर मैं हूं, गैलेक्सी मैम है, शुभम सर है एंड फुल टीम ऑफ टीचर्स है। ऑल सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, इंग्लिश मीडियम सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों के। आरंभ 6.0 छठा बैच है हमारा, ठीक है। पढ़ाने का एक्सपीरियंस तो सालों का है, 10-10 11-11 12-12 सालों से लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा एज अ टीम ये छठा बैच है, आरंभ 6.0, ठीक है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज अ स्मॉल साइज्ड बैच। बैच की साइज छोटी होती है, इंडिविजुअल अटेंशन दिया जाता है, जूम के ऊपर डाउट क्लियरिंग होती है, गाइडेंस सेशंस होते हैं, बच्चों से 1 to 1 बात किया जाता है, ठीक है। और भी स्पेशल चीजें हैं जो आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप गैलेक्सी मैम को देख सकते हो, मुझे देख सकते हो, शुभम सर को देख सकते हो, बाकी सारे बच्चों को भी देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर में लाइव इंटरैक्टिव क्लास, क्लास के अंदर भी, लेक्चर के अंदर भी आप कमेंट तो करोगे, मैं आपकी कमेंट पढ़ के आपका डाउट क्लियर करूंगा, लेकिन आप रेज अ हैंड फीचर, रेज अ हैंड, हाथ उठा करके मुझसे डायरेक्टली बात करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं लेक्चर के अंदर। टेस्ट सीरीज में एमसीक्यू सब्जेक्टिव दोनों टेस्ट रहेंगे। सब्जेक्टिव पेपर आप लिखोगे, सबमिट करोगे, आपको चेक करके भी दिया जाता है। पर्सनल मेंटरशिप में आपको एक स्पेशल फोन नंबर दिया जाता है, किसी भी टीचर को कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। पढ़ने में दिक्कत आ रही है, प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं हो रहा है, कोई भी इश्यू है, टीचर से बात करके क्लियर किया जा सकता है। मुझसे बात करनी है, डायरेक्टली नंबर घुमाओ, मैं फोन उठाऊंगा, बात करो, क्लियर करो। ये फीचर होता है स्मॉल साइज्ड बैच में। बहुत सारे बच्चे हों तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, लेकिन लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं तो मैं ये आपके लिए कर सकता हूं, ठीक है। एक्सेस ऑफ एनी अपकमिंग बैच, आगे जाके क्रैश कोर्स आएगा, लैंग्वेज का क्रैश कोर्स आएगा, मैथ्स का, साइंस का, तो वो सारे बैच आपको फ्री में दिए जाते हैं, अलग से लेने की जरूरत नहीं है। एक ही बार बैच ज्वाइन करते हो, आगे आने वाले सारे बैच आपको फ्री में मिलते हैं, ठीक है। खजाना मतलब पिछले साल के जो लेक्चर्स हैं, आईएमपी नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सारे आपको पहले से दे दिए जाते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर वगैरह सब कुछ आपको पहले से दे दिया जाएगा। एंड एग्जाम के पहले रिवीजन अपन जूम पे करते हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी रिवीजन होता है जूम के ऊपर, ठीक है। डाउट क्लियरिंग वगैरह जो होती है या गाइडेंस सेशंस होते हैं, तो ये सारी चीजें हम जूम पे करते हैं। वैसे मेंटरशिप प्रोग्राम भी हमने दिया है बच्चों को, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को, तो मैं कुछ बच्चों का मेंटर रहूंगा, गैलेक्सी मैम कुछ बच्चों के मेंटर रहेंगे, शुभम सर कुछ बच्चों के मेंटर रहेंगे। तो कहीं पे भी दिक्कत आती है तो बच्चे हमसे डायरेक्टली जुड़े हुए रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से लाइव क्लास में ये लाइव लेक्चर चल रहा है। आपको ये हाथ दिखाई दे रहा है, रेज अ हैंड फीचर, हाथ उठा करके मुझसे बात करके लेक्चर के अंदर डाउट क्लियर होता है। एआई भी अवेलेबल है, रात में आप कभी पढ़ रहे हो 2-3 बजे, टीचर अवेलेबल नहीं है, तो यहां पर भी फोटो अपलोड करके डाउट क्लियरिंग हो जाती है, ऐप के अंदर ही अवेलेबल है एआई दोस्त। 1-on-1 कॉल हो जाता है, आपको IVR नंबर दिया जाएगा, टीचर को डायरेक्टली कॉल करके क्लियर कर सकते हो अपना जो भी प्रॉब्लम है। और जूम पे अपने डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, गाइडेंस सेशंस होते हैं। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए कूपन कोड अवेलेबल है, फर्स्ट 100 एडिशनल 1000 रुपीज ऑफ हो जाएगा आपका। तो बैच 25,000 का था, जो हमने काट के 10,999 का कर दिया, 11,000 का कर दिया, लेकिन फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ये भी, इसको भी काट के एडिशनल 1000 रुपीज ऑफ होके आपका 9,999 का बैच हो जाता है। सब कुछ आ जाता है, पूरे साल के लिए आ जाता है, क्रैश कोर्स भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। चलो, तो कोई भी इंक्वायरी करनी है तो ये दोनों नंबर है हमारे एजुकेशनल काउंसलर के, डायरेक्टली बात करके आप अपना जो भी इंक्वायरी करना है बैच के रिगार्डिंग वो भी यहां पे कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब डीएनए का स्ट्रक्चर भी हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज यहां पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे नाइट्रोजन बेस है, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी पहला चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़ने के लिए, ठीक है। डीएनए का स्ट्रक्चर आइए समझते हैं। यहां तक वीडियो अच्छा लग रहा है, सारी चीजें समझ में आ रही हैं, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो लाइक करके जाना, कमेंट भी करना कि यस सर समझ में आया, ठीक है। अपना नाम भी लिख देना और कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए, तो ये आपका डीएनए होता है इस तरीके से, ट्विस्टेड मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है? ट्विस्टेड, घूम रहा है ना वो, ट्विस्टेड, ऐसे ऐसे चक्कर खा रहा है। इसको अगर मैं एकदम सीधा खींचू और ऐसे टाइट पकड़ू तो ये मुझे एक सीढ़ी की तरह दिखाई देगा, लैडर की तरह। तो इसकी दो साइड्स होती हैं, दिख रही है आपको, ये एक साइड हो गई,
और ये एक साइड हो गई, और बीच में क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं इस तरीके से। तो ये स्ट्रक्चर हमें बनाना है। आइए बनाते हैं। नाउ डीएनए का जो बैकबोन है, बैकबोन मतलब उसकी जो साइड्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। पेंटोज शुगर मतलब क्या, ऐसा शुगर जिसके अंदर 5 कार्बन होते हैं। पेंट मतलब क्या, पैंट मतलब ये पहनी हुई पैंट नहीं, पेंट, PENT, पेंट मतलब क्या, 5। तो ये जो शुगर है पेंटोज शुगर, उसके अंदर 5 कार्बन एटम होते हैं, उसको पेंटोज कहते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए यहां पे शुगर और फॉस्फोरिक एसिड, इसका एक बैकबोन रहेगा इस तरीके से, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। तो कंटिन्यूअस एक चेन बन जाती है शुगर फॉस्फेट की, बराबर है। इसी तरीके से सामने की साइड भी ऐसी एक चेन बनेगी, लेकिन आप देख सकते हो यहां पे दोनों की डायरेक्शन उल्टी है। शुगर का पॉइंट देखो ना, ये जो शुगर दिख रहा है उसका पॉइंट देखो, पॉइंट ऊपर की तरफ है, तो ये ऊपर जा रहा है, बराबर। तो सामने का जो साइड है वो कहां जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं, स्ट्रैंड समझते हो, स्ट्रैंड मतलब क्या, साइड, या फिर आपका बाल का भी क्या होता है, एक पतले धागे को स्ट्रैंड कहा जाता है, ठीक है। जैसे आपका बाल है उसको भी क्या कहते हैं, स्ट्रैंड कहते हैं। तो ये क्या है, स्ट्रैंड्स हैं। दे आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल मतलब क्या, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक ऊपर जा रही है एक नीचे जा रही है। समझ में आ गई बात। चलो अब क्या करना है, अब हर एक शुगर के साइड में, एट द साइड ऑफ दिस स्ट्रैंड, एवरी शुगर इज अटैच्ड टू अ नाइट्रोजन बेस। हर एक शुगर के ऊपर एक नाइट्रोजन बेस होता है। व्हाट इज अ नाइट्रोजन बेस, एक प्रकार का केमिकल है, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। एसिड बेस सुना है आपने, ठीक है। तो वैसा ये बेस है जिसके अंदर नाइट्रोजन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, इसको नाइट्रोजन बेस कहा जाता है, ठीक है। हर एक शुगर पे रहेगा। अच्छा, 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस हैं। एडेनिन रिप्रेजेंटेड बाय ए, देखो यहां पे भी आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे हमने एडेनिन लगा दिया, ठीक है ना, एडेनिन। फिर गोनिन रिप्रेजेंटेड बाय जी, गोनिन आ गया। साइटोसिन रिप्रेजेंटेड बाय सी, एंड थाइमिन रिप्रेजेंटेड बाय टी, ठीक है। AGCT, इसमें से एडेनिन गोनिन, इनको हम प्यूरिन्स कहते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है, केमिकल स्ट्रक्चर, उसके अंदर ऐसे 2 रिंग प्रेजेंट होती है, 1 और 2, 2 रिंग्स, तो इसको प्यूरिन कहा जाता है, ठीक है। और साइटोसिन और थाइमिन, इनके अंदर एक सिंगल रिंग होती है, इसको पिरिमिडीन कहा जाता है, ठीक है। नाम है प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन, ठीक है, एकदम क्लियर है। एडेनिन गोनिन साइटोसिन थाइमिन। अब क्या होता है, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। क्या बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, चलो आपको समझाने की कोशिश करता हूं। समझ लो ये वाटर मॉलिक्यूल है, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, वाटर मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या होता है ना, ऑक्सीजन के ऊपर एक थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आता है, इसको डेल्टा नेगेटिव कहते हैं, स्लाइट नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। वाटर में H2O होता है, बराबर, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव। तो अब क्या होगा, अगर यहां पे एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आया इस तरीके से, ठीक है, और यहां पर भी इसमें ये डेल्टा नेगेटिव है और ये डेल्टा पॉजिटिव है, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा समझते हो ना, DELTA, डेल्टा, ठीक है। तो अब क्या होगा मुझे बताओ, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, क्या इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, रहेगा बिल्कुल, बिकॉज हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ा पॉजिटिव है और ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इस अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। वीक अट्रैक्शन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ गई बात। तो इसी तरीके से एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं इस तरीके से, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयरिंग करेगा और गोनिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयरिंग करेगा बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। समझ में आ गया, यस और नो। चलो अभी एक काम करो, एक ब्लैंक पेज ले लो आप लोग भी, चलो एक व्हाइट पेपर ले लो, ठीक है, मेरे साथ बनाओ। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर आपको बताता हूं। चलो ये शुगर है, चलो मान लो ये फॉस्फेट है, फिर ये शुगर है, छोटा सा फॉस्फेट बना रहा हूं,
ये शुगर है, ये फॉस्फेट है, ये शुगर है, ये फॉस्फेट है, 4 शुगर हो गए, ठीक है। चलो इसी तरीके से सामने भी बना दूंगा मैं, ये शुगर, ये फॉस्फेट, ये शुगर, थोड़ा आड़ा टेढ़ा बन रहा है लेकिन कोई बात नहीं, शुगर, ये फॉस्फेट, ये शुगर, ये फॉस्फेट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहां पे आपने लगा दिया ए, तो यहां लगाओगे टी, और इनके बीच में क्या रहेगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर यहां लगा दिया आपने जी, तो उसके सामने आ जाएगा सी, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, एडेनिन गोनिन। फिर यहां पे आपने समझो सी लगा दिया, तो यहां पे आ जाएगा गोनिन वापस, ठीक है। और यहां पे टी लगा दोगे तो यहां पे आ जाएगा एडेनिन, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे ए के साथ में टी जाता है, जी के साथ में सी जाता है। बाय द वे, ये जो पेयरिंग है ना, ए के सामने टी और जी के सामने सी, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग, एटीजीसी, एटीजीसी, कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग। तो ये एकदम सिंपल स्ट्रक्चर हो गया डीएनए का, साथ साथ में आपने बना दिया होगा, एकदम अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग याद रखना, एटीजीसी, ठीक है। चलिए, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। अब एक और छोटा सा नया कंसेप्ट यहां पे ऐड कर रहा हूं। यहां तक सारी बातें समझ में आ रही हैं? बहुत सारा कंसेप्ट आपको मैं बता रहा हूं। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करते जाना, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, प्रोत्साहन मिलता है और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, अब शुगर और नाइट्रोजन बेस, ध्यान से सुनना, ये आपका शुगर है और ये क्या है, नाइट्रोजन बेस। तो शुगर और नाइट्रोजन बेस को मैं यहां लिख रहा हूं, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, इनको एक साथ, इन दोनों को एक साथ में कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। क्या कहा जाएगा, मेरी हैंडराइटिंग समझ में तो आ रही है ना, न्यूक्लियो, SIDE, न्यूक्लियोसाइड, ध्यान से सुनना। और अगर इसमें मैं फॉस्फेट भी जोड़ दूं, ध्यान से सुनो, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट, तीनों एक साथ, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट, तीनों एक साथ, तो इसको कहा जाएगा न्यूक्लियोटाइड। शुगर और नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट भी जोड़ दोगे तो तीनों मिलके बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। अभी एक और बात, जैसे पहला न्यूक्लियोटाइड आपको दिखाई दे रहा है, उसमें एडेनिन है, तो इसको हम कहेंगे एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। थोड़ा फटाफट लिख रहा हूं, नीचे वाले में क्या है मेरे को बताओ, गोनिन है, तो इसको कहा जाएगा गोनिन न्यूक्लियोटाइड। उसके नीचे साइटोसिन है, तो उसको कहा जाएगा साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड। तो नाइट्रोजन बेस के हिसाब से उस न्यूक्लियोटाइड का नाम पड़ता है, ठीक है। तो थाइमिन न्यूक्लियोटाइड, जो नाइट्रोजन बेस होगा उसके हिसाब से उस न्यूक्लियोटाइड को नाम दिया जाता है। एकदम क्लियर, समझ में आ गई बात? अब मुझे एक लास्ट बात बताओ, आपका जो पूरा डीएनए है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं जो एक के नीचे एक के नीचे एक लगे हुए हैं, न्यूक्लियोटाइड का एक पूरा चेन बना हुआ है। तो इधर आओ, डीएनए को हम पॉली, पॉली मतलब क्या, मेनी, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन भी कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड लाइन से लगे हुए हैं। समझ में आ गई बात? चलो, तो बस इसी तरीके से द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर, दोनों स्ट्रैंड्स आपस में कॉइल हो रही हैं, फॉर्मिंग अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ट्विस्टेड, इसको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। ये ऐसा जो, समझो मैं ऐसी एक स्प्रिंग बनाता हूं, इसको क्या कहते हैं, हीलिक्स। लेकिन जब ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो इसको कहते हैं डबल हीलिक्स, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड्स ऐसे ऐसे घूम रही हैं, डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर। चलिए, आरएनए की बात करेंगे, बस ऑलमोस्ट आपका बेसिक्स यहां पे कंप्लीट होने वाला है। राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए, इट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड। फर्स्ट इंपॉर्टेंट डीएनए है, सेकंड इंपॉर्टेंट आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब यहां पे सबसे पहला डिफरेंस ये होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था, 2 साइड्स होती हैं, यहां पे सिंगल स्ट्रैंडेड है, बराबर है। और भी डिफरेंसेस आपको बताता हूं, चलो। इसमें भी शुगर होता है, फॉस्फेट का बैकबोन रहेगा, शुगर फॉस्फेट का चेन रहेगा, बराबर है।
एंड हर एक शुगर पे नाइट्रोजन बेस रहेगा। यहां पर भी 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, लेकिन थाइमाइन के जगह पे कौन आ जाता है? यूरासिल आ जाता है। आरएनए के अंदर क्या रहेगा? यूरासिल रहेगा। तो यहां पे ध्यान से सुनना, एक और चीज बताता हूं। न्यूक्लियोटाइड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चेन ऑफ आरएनए। यहां पर भी न्यूक्लियोटाइड होता है, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड एंड यूरासिल न्यूक्लियोटाइड, बराबर है। एंड ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़कर दे आर बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए। अब एक बात ध्यान से सुनना, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, लेकिन ये आरएनए आपस में भी इस तरीके से फोल्ड होता है, फोल्डिंग होती है उसकी। तो क्या होगा, जब वो फोल्ड होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो सकती है। मतलब एडेनिन के सामने कौन आएगा? थाइमाइन नहीं आएगा, यहां पे यूरासिल आएगा, और उसके एडेनिन यूरासिल इनके बीच में भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे, बराबर है। तो ये बेस पेयरिंग कब हो रही है? सेम एक ही स्ट्रैंड के अंदर वो फोल्ड हो जा रहा है, और फिर समझा आपको मैं क्या बोल रहा हूं? इस तरीके से समझो, वो कुछ फोल्ड हो गया, तो यहां पे एडेनिन था और यहां पे यूरासिल था, इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो ना। फोल्डिंग की वजह से बेस पेयरिंग इसके अंदर भी होती है। समझ में आया? अब 3 प्रकार का आरएनए होता है। एक हो गया आपका एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, और टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। इन तीनों की एकदम बेसिक कहानी आपको 5 मिनट में बता दूंगा। थोड़ा पानी पी लेता हूं, ठीक है। एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, इनका बेसिक कहानी अगर आप समझ लोगे तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ने में आपको बिल्कुल भी इश्यू नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलो, ये आपका जीन है। जीन आपके कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। लड़की के बाल का कलर, बाल का स्ट्रक्चर, हाइट, नाक का शेप, कान का शेप, स्किन कलर, एवरीथिंग, ठीक है। अलग अलग जीन्स होते हैं जो आपके कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं? जीन कैरेक्टर को कंट्रोल कैसे करते हैं? ये जो जीन है ये प्रोटीन बनाएंगे। क्या करेंगे? प्रोटीन बनाएंगे, और ये प्रोटीन आपके कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। ध्यान से सुनना, एक जीन एक प्रोटीन बनाता है। ऐसे आपके शरीर में 40,000 से भी ज्यादा जीन्स होते हैं, तो आपके शरीर में 40,000 अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स बनते हैं जो आपके कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। बात समझना, एक जीन एक प्रोटीन बनाता है, ठीक है। आपके शरीर में कितने जीन्स हैं, मतलब आपके डीएनए में कितने जीन्स हैं? करीब करीब 40,000 अलग अलग टाइप के जीन्स होते हैं, और वो 40,000 अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनाते हैं जो आपके बॉडी के सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। समझ में आ गई बात? चलो, तो हमें क्या समझना है कि जीन से प्रोटीन बनता कैसे है। ध्यान से सुनो, ये आपका जीन है, इसके ऊपर ये कुछ सीक्वेंस होगा, एटीजीसी सीजीएटी, एटीजीसी सीजीएटी, और ये सीक्वेंस कैसा भी सीक्वेंस हो सकता है। मतलब समझो ए के सामने यहां पे टी आया, फिर वापस ए आ सकता है, टी आ सकता है, टी आ सकता है, ए आ सकता है, सी, सी, जी, जी, सी, ए, टी, ए, सी, टी, जी, कुछ भी सीक्वेंस हो सकता है, रैंडम सीक्वेंस होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हमेशा वो एटीजीसी नहीं रहेगा, कोई भी कैसा भी सीक्वेंस आड़ा टेढ़ा हो सकता है, ठीक है। तो कैन आई से इट इज लाइक अ कोड। ये जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, कैन आई कॉल इट अ कोड? इसको कहते हैं जेनेटिक कोड। एंड ये जो कोड होता है, इट इज द इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन। इट इज लाइक द रेसिपी, प्रोटीन बनाने का एक गुप्त रेसिपी, छुपा हुआ रेसिपी यहां पे इस सीक्वेंस के अंदर, कोड के अंदर प्रेजेंट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन इस जेनेटिक कोड के अंदर छुपी हुई है। तो अब क्या होता है? चलो, ये आपका सेल है, सेल, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जीन प्रेजेंट है, ठीक है। अब प्रोटीन का सिंथेसिस होता किधर है? ये साइटोप्लाज्म है, बराबर, साइटोप्लाज्म। प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बनते हैं, और जीन जो है वो साइटोप्लाज्म में नहीं आने वाला है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जीन का इंफॉर्मेशन कॉपी करके हम यहां पे देखो, ये जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड, प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन, छुपा हुआ रेसिपी, बराबर।
तो हम इस जेनेटिक कोड को कॉपी करके mRNA बनाते हैं। क्या बनाते हैं? mRNA। और ये प्रोसेस कहां पे होती है? न्यूक्लियस के अंदर होती है। कोड को कॉपी करके क्या बनाया जाता है? mRNA बनाया जाता है। ठीक है, एकदम सिंपल बता रहा हूं। चलो, फिर न्यूक्लियस के बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, आपने सुना होगा। इसमें दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। एक होती है स्मूथ, जिसके ऊपर आपको कोई दाने नहीं दिख रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक होती है जिसमें आपको दाने दाने दिखते हैं, इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ ER एंड स्मूथ ER। और ये जो दाने दाने हैं ये क्या है? इनको कहा जाता है राइबोसोम्स। ठीक है, ये जो छोटे छोटे दाने आपको दिख रहे हैं वो क्या है? राइबोसोम। और ये राइबोसोम किस चीज से बनता है? RNA से बनता है, राइबोसोमल RNA से बनता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? इट इज अ प्रोटीन फैक्ट्री। ध्यान से सुनो, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री, मतलब जो भी प्रोटीन बनते हैं वो राइबोसोम के ऊपर बनते हैं, राइबोसोम के मदद से बनते हैं। ठीक है, तो हमने mRNA न्यूक्लियस के अंदर बनाया, अब उस mRNA को बाहर निकालेंगे और राइबोसोम के साथ अटैच कर देंगे। यहां तक की कहानी समझ में आ गई? अब मुझे बताओ, जो प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन थी वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ गई, राइबोसोम के साथ अटैच हो गई। mRNA राइबोसोम के साथ अटैच हो गया। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट ध्यान से सुनना। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये छोटे छोटे अमीनो एसिड से बनते हैं। जैसे ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। तो ऐसे बहुत सारे हजारों अमीनो एसिड की चेन बनती है, उसको प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड की चेन बनानी है हमें, उसको प्रोटीन कहते हैं। तो ये जो अमीनो एसिड हैं ये आपके साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए हैं। तो इन अमीनो एसिड को उठा उठा के आपको यहां पे लेके आना पड़ेगा राइबोसोम के पास। यस और नो? तब जाके उनको ज्वाइंट करके हम प्रोटीन बना सकते हैं। तो अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? डीआरएनए करता है। तो एक एक अमीनो एसिड को राइबोसोम के पास लेके जाना है और फिर वहां पे ऐसे अमीनो एसिड की चेन बनेगी और क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। mRNA के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल करके हम ये पूरा प्रोटीन बनाने वाले हैं। डिटेल में ये पूरी प्रोसेस डिटेल में आप पढ़ोगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर, लेकिन यहां पे एक ओवरऑल बेसिक कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया कि आपका जो mRNA है वो क्या करता है? मैसेज को लेके आता है। न्यूक्लियस के अंदर जो जीन का जो मैसेज है, जीन के ऊपर जो कोड है, उसको वो लेके आता है। फिर RNA क्या करता है? राइबोसोम बनता है, RNA से राइबोसोम बनता है। फिर tRNA क्या करता है? अमीनो एसिड को राइबोसोम तक लेके आता है। बराबर है? चलो, तो बस इसी तरीके से ये पूरा समरी आपको यहां पे दे देता हूं मैं। जो जो हमने अभी पढ़ा उसका पूरा एक समरी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। एंड आई होप द सेशन वाज हेल्पफुल। सारा डिटेल में मैंने कवर किया, बेसिक्स कवर किया है। एंड बस इसी के आगे हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। एंड कमेंट में मुझे बताना आपको और कौन से टाइप के वीडियोस चाहिए, कहाँ पे आपको डिफिकल्टी आ रही है। आपके लिए मैं सारी चीजें अवेलेबल कर दूंगा। और जो बच्चे बैच में आते हैं वो तो पर्सनली मुझसे पढ़ पाएंगे और हमेशा मुझसे कनेक्टेड रह पाएंगे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से हमें 10th स्टैंडर्ड पढ़ना है। एंड जो भी हमारा गोल है 98% लाओ या 100% लेके आओ। काफी सारे बच्चे हमारे हैं जो 100% भी लाए हैं। तो बस मैं चाहता हूं आप लोग भी अपना अपना ड्रीम अचीव करें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।